दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पीबीआर 322 के जो फीचर्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, उनका क्या काम है ये बहुत पूछा जाता है। तो कोशिका में क्या क्या होता है, मान लो शर्करा है तो सैकेराइडेज से हटा दो, प्रोटीन है तो प्रोटीएज से हटा दो। इस एम्प्लीफिकेशन में 3 कार्यक्रम होते हैं, पहला निष्क्रियकरण डीनेचुरेशन, दूसरा तापानुशीलन और तीसरा प्रसार। लास्ट पॉइंट आता है, अगर आप नीट के लिए विशेष एग्जाम हैक्स देखना चाहें कि कुछ बेहतरीन क्या हो सकता है, बहुत ही आसान भाषा में आपको ये 2 पॉइंट समझा दिए हैं। आरडीएनए बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों की आवश्यकता होती है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन पिछले 10 सालों में बायोटेक्नोलॉजी के पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट जो है, उसके ज्यादातर पार्ट जो है इसी वीडियो से आएंगे। इस वीडियो पे मैंने बहुत शॉर्ट मतलब विद इन 15 मिनट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और उस टॉपिक में से क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा कि वहां से कहां कहां क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बट अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और आप एक शॉर्ट रिवीजन समरी रिवीजन चाहते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला में। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक कि बायोटेक्नोलॉजी के वो मेन बिंदु कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। वैसे अगर आपने सारा कुछ पढ़ा है तो ये भी पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने से आपको थोड़ा और आसानी मिलेगी। सबसे पहली बात, बढ़िया क्वेश्चन आता है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के ऊपर में कि कौन कौन से सिद्धांत किन किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग पहला कॉन्सेप्ट है इनका, जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसे अपन कहते हैं। इसमें डीएनए है, आरएनए है, इनकी संरचना, इसमें बदलाव करके मेजबान जीव में प्रवेश करवाना, कोई भी डीएनए आरएनए में थोड़ा सा अल्टरेशन चेंज करना और किसी जीव में प्रवेश करा लेना, यह प्रक्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। दूसरा पॉइंट आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या है कि आप ये जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं इसमें कोई अलग अवांछनीय सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए, तो सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराना ताकि भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स, टीके और एंजाइम बनाए जा सके। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको ये 2 पॉइंट समझा दिए हैं कि अगर आपको 2 सिद्धांत हैं तो ये पहला सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, जब हम जाते हैं तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ने से आप 4-5 प्रक्रियाओं को पढ़ लेते हैं। एक तो पीसीआर हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, डीएनए का विलगन हो गया। इन विषयों को थोड़ा ज्यादा फोकस करके आप इस पे पढ़ेंगे। इनका शॉर्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आरडीएनए बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला साधन है प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे आणविक कैंची कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। यह डीएनए को विशिष्ट पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटा जाता है और उदाहरण के लिए इको-R1 GA के बीच में ही काटता है, चिपचिपे सिरे पैदा करता है, स्टिकी एंड पैदा करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करेगा। सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था वो HIND2 था। इसके अलावा इसमें कट करने के लिए पहले पूरा चेक करता है, फिर इसके अलावा केंद्र से थोड़ी दूरी पर कट करता है। ये सारी बातें इस पे पूछी जाती हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, बाकी का पूरा पार्ट इसका एक बार पूरा का पूरा डिटेल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर हर 2-3 सालों के बीच में, हर 2 सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। प्रतिबंधन एंजाइम, पहला खोजा गया एंजाइम, एंजाइम कैसे खोजा गया, किसने खोजा, क्या हुआ था, कहां से कट करता है, कैसे कट करता है, चिपचिपा सिरा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, दूसरी चीज की जरूरत होती है क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर। कौन लेकर जाने वाला है भाई, ये जेनेटिक मटेरियल कौन लेकर जाएगा और उसकी कॉपी कौन बनाएगा। तो डीएनए को होस्ट कोशिका तक ले जाने वाली गाड़ी को हम क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। और जब अपन इसमें पढ़ रहे हैं तो आप इसमें पीबीआर 322 प्लाज्मिड को जरूर पढ़ें। पीबीआर 322 के जो फीचर्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, उनका क्या काम है ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पीबीआर 322 का अगर डायग्राम आपको याद नहीं है तो आप इतना ही याद कर लीजिए कि इसमें 3 चीजें जरूर होती हैं, 4 चीजें मुख्यतः। सबसे पहला ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वो जगह है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। अब बताओ, अगर प्रतिकृति की शुरुआत यहां से होती है तो इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ कॉपी को भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी बनेगी। एक बात बताओ, मेरे पास अगर मान लो 10 इंजन है तो पक्की बात है कि 10 गाड़ियां बन सकती हैं। वैसी नंबर ऑफ कॉपी बनती है, ये भी डिसाइड करता है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरा चीज आता है वर्ण योग चिन्हक, सिलेक्टेबल मार्कर। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। इस मतलब जो हमारे पास में मार्कर होता है, पूरा जो हमारे पास में वेक्टर होगा प्लाज्मिड का पीबीआर 322, इस वेक्टर की सबसे बेसिक बात यह कि 2 चीजें होती हैं, एक एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन यानी रेजिस्टेंट जीन। इन जीन्स को हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी पीबीआर के पास में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है
और अगर मैंने उसको काट करके अपना जीन डाल दिया, इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस चला जाएगा। और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस का जाना यह बताता है कि भाई हमारा जीन सही जगह पे पहुंच गया है। इसलिए इसको हम वर्ण युग चिन्ह की तरह इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सो यह रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेंट, गैर रूपांतरण के बीच पहचान करने में मदद करता है। और यह है एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। समझ में आया? रूपांतरण और गैर रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण का मतलब यह है कि देखो, जस्ट लाइक एक इकोलाई है, इकोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड आपने डाला, उसके अंदर तो कोई प्लाज्मिड होता ही नहीं है। तो अगर आपको इकोलाई है, तो एक इकोलाई जो है वो टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाता है, एम्पिसिलिन से भी मर जाता है। मर गया इकोलाई, शब्दों को ध्यान देना, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, अब अगर इकोलाई के अंदर मैंने प्लाज्मिड डाल दिया, ठीक है, इकोलाई के अंदर मैंने प्लाज्मिड डाल दिया, इसके पास एम्पिसिलिन है, यहां पर टेट्रासाइक्लिन है, यहां पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, यहां पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है। अब इकोलाई के अंदर मैंने ये प्लाज्मिड डाल दिया, तो उसके अंदर दोनों का रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसके अंदर मान लो मैंने अपना कटा हुआ जीन, जो भी मुझे जीन डालना था, वो टेट्रासाइक्लिन के बीच में डाल दिया। तो टेट्रासाइक्लिन के बीच में डालने से वो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था वो इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए अब ये सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक बच गया, टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधक समाप्त हो गया। और अगर ये टेट्रासाइक्लिन में जाने के बाद मर जाता है, मतलब जनाब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया है, पुनर्योगज हो गया है। तो ये शब्द बहुत ज्यादा होता है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रूपांतरण, गैर रूपांतरण। इस तीन चीजों को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखो बच्चे, अगर ये इकोलाई है, ठीक, ये इकोलाई है, इसके पास नो प्लाज्मिड। दूसरा बात है ये इकोलाई, इसके पास प्लाज्मिड है। दूसरा ये है इकोलाई, इसके पास प्लाज्मिड भी है। लेकिन अब इन पे दो बात ध्यान रखना, यहां पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, यहां पर टेट्रासाइक्लिन का, यहां पर एम्पिसिलिन का, यहां पर टेट्रासाइक्लिन का। तो देखो, पहले वाले के पास में था ही नहीं, तो ये गैर रूपांतरित है। इसको आप कहेंगे कि ये गैर रूपांतरित है, मतलब भैया इसने रूपांतरण किया ही नहीं। तो अगर ये गैर रूपांतरित है, दूसरी वाली बात, ये वाला बात हो गया रूपांतरित है, पर इसमें हमारा डीएनए नहीं है, तो इसे आप कहेंगे अपुनर्योगज, अपुनर्योजन, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और तीसरी वाली कहानी पे अगर आप ये देखेंगे, तो यहां पर ये रूपांतरित तो है, ये रूपांतरित तो है, और साथ ही साथ में पुनर्योगज भी है, पुनर्योजन भी हो गया है, पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन भी हो गया है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कैसे हो गया जनाब ये? अब इसके पॉइंट को देखो कि जनाब यहां पर ये एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन था और ये था टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन। ये है एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन, ये है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन। अगर इन दोनों पॉइंट्स में आप देखेंगे तो बताओ इसके पास कोई रेजिस्टेंस है? नहीं। ये एम्पिसिलिन में मैं डालूंगा और यहां पर टेट्रासाइक्लिन में डालूंगा, ये दोनों में डेड, ये दोनों में मर जाएगा, दोनों में डेड होगा, दोनों में मरेगा। क्यों? इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोधकता इसके पास नहीं है। प्रतिरोधकता अगर आप इसको कहेंगे तो प्रतिरोधकता इसके पास में है ही नहीं। इसके पास में दोनों में जिंदा रहेगा ये। तो दोनों में जिंदा रहने का मतलब है कि रूपांतरित तो हुआ है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, बच्चे याद नहीं करते इसको। और तीसरी वाले केस में हमने टेट्रासाइक्लिन के बीच में बेटा जी हमने अपना मटेरियल डाल दिया। अब बताओ तुम अगर टेट्रासाइक्लिन के बीचों बीच कुछ अपना मटेरियल डाल दोगे तो टेट्रासाइक्लिन बचेगा क्या? रेजिस्टेंस नहीं, एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस रहेगा। इस मामले में यहां पर डेड हो जाएगा। तो अगर टेट्रासाइक्लिन में मर रहा है और एम्पिसिलिन में जिंदा है, मतलब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है और इसी को हमको यूज करना है, यही हमारा काम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। तीसरी चीज जरूरी है कि हर वाहक हर किसी के अंदर नहीं जा सकता, तो हमें एक चाहिए कॉम्पिटेंट होस्ट, जो होस्ट उसे एक्सेप्ट कर सके। जैसे प्लाज्मिड डालना है तो इकोलाई की जरूरत पड़ती है, तो डीएनए को कोशिका के अंदर भेजने के लिए बहुत सारी चीज होती है कि एक्सेप्ट करना है, तो हमें वहां पर कैल्शियम का उपचार करना पड़ता है, साथ ही साथ में माइक्रो इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है, जीन गन का भी यूज करना पड़ता है। जीन गन की तारीफ कई बार पूछी गई है, यहां पर आप थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना कि जीन गन के लिए होता है गोल्ड और टंगस्टन, डब्लू टंगस्टन जो होता है, इसका जो होता है कोटिंग करवा देते हैं। मतलब कोटिंग का मतलब होता है बेटा जी जिसपे उसके ऊपर कवर लगा देते हैं और छर्रा बना के तेज गति से प्लांट में डालते हैं। बस इतनी कहानी बहुत जरूरी है कि जीन गन है क्या? गोल्ड एंड टंगस्टन की कोटिंग करो और छर्रा बना के प्लांट के ऊपर डालेंगे। माइक्रो इंजेक्शन जो होता है ये एनिमल्स के लिए यूज होता है,
ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा कैल्शियम का उपचार उसको अंदर प्रवेश करवाने के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम का उपचार जो होता है कोशिका भित्ति में प्रवेश करवाने के लिए जरूरी होता है। इस तरीके से हम उसको होस्ट को कंपोनेंट बनाते हैं। इन सब चीजों के बाद अगर आप थोड़ा और जाएंगे तो अगली कहानी आती है कि आरडीएनए तकनीक का कौन कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो आरडीएनए तकनीक का सबसे पहला प्रोसेस होता है डीएनए का पृथक्करण करना। तो डीएनए का पृथक्करण करने की प्रक्रिया को आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं। यहां पर ये याद रखना, बाकी बहुत सारे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये कोशिका है। सेल से अगर आप एक सेल है और सेल से आप सिर्फ ओनली डीएनए निकालना चाहते हैं, ओनली डीएनए चाहिए, रिक्वायरमेंट इसकी जो होती है, अगर मान लेते हैं डीएनए बस नाना है, तो कोशिका की बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। तो कोशिका में क्या क्या होता है, मान लो शर्करा है तो सैकेराइडेज से हटा दो, प्रोटीन है तो प्रोटीएज से हटा दो, काइटिन की कोशिका भित्ति है तो काइटिनेज से हटा दो, लाइसोजाइम से आप जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन को हटा दो, आरएनए है तो आरएनएज को हटा दो, बचा सिर्फ डीएनए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये याद रखने की जरूरत बस इतनी है कि भैया किसी भी चीज को, काइटिन को काइटिनेज से, प्लांट की कोशिका भित्ति है सेलुलोज से हटा दो, सब कुछ हट गया, बचा सिर्फ डीएनए। और डीएनए में फिर डालते हैं बेटा चिल्ड इथेनॉल। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि इथेनॉल डालते हैं कि चिल्ड, एकदम दुर्शीतित, एकदम ठंडा इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए ऐसा ऐसा करके एक धागे नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ये भी बढ़िया। दूसरा है डीएनए का काटना। डीएनए को काटते कैसे हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से। हर किसी की अपनी साइट होती है, हर किसी की अपनी जगह होती है, उस पर्टिकुलर जगह पे वो कट करता है। इसके बाद आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही शानदार मेथड है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में 4 चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है बस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल कौन सा है, जेल है एग्रोज। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को यूज करके डीएनए को अलग करने की विधि। डीएनए के कणों के आधार पर, डीएनए के आकार के आधार पर, डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक भार के आधार पर डीएनए को अलग करना है। तो 3 चीजें हैं बच्चों। सबसे पहली बात कि जेल यानी एग्रोज, समुद्री घास है उसको पीस करके बनाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम करंट का यूज करेंगे, एनोड और कैथोड का यूज करेंगे। इसमें यह बात ध्यान रखना है कि जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। जो सबसे हल्का होगा वो सबसे दूर मिलेगा और जो सबसे भारी होगा वो सबसे पास में मिलता है। तो खंडों के आकार के आधार पर, यह भी क्वेश्चन याद रखना कि हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर नहीं, आकार के आधार पर, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम उसको अलग करते हैं। अगली कहानी, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो एनोड की ओर भागता है। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। हम उसे डालते नेगेटिव की तरफ है, भागता वो पॉजिटिव की तरफ में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एनोड की तरफ भागेगा तो जो हल्का है वो कैथोड की दिशा में मिलेगा, सॉरी हल्का है वो एनोड की तरफ में मिलेगा, और जो कैथोड की तरफ होगा वो भारी होगा। ये शब्द भी याद रखना कि जो सबसे बड़ा कण, मान लेते हैं यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सबसे बड़ा कण होगा, भारी कण होगा, वो यहां पर मिलेगा। जो उससे छोटा होगा वो यहां पर मिलेगा, और जो सबसे हल्का होगा वो यहां पर मिलेगा। तो ये हल्का कण है, दूर पॉजिटिव की तरफ में मिलेगा, और ये जो भारी कण है वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, वो नेगेटिव की तरफ में मिलेगा। ये 2 बातें ध्यान पे रखना। डीएनए को देखने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं बेटा, और इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करके हम उसको यूवी लाइट में देखते हैं, और यूवी लाइट में देखेंगे तो वो दिखाई कैसा देता है, यह भी नीट का क्वेश्चन है, और ये दिखाई देता है चमकीला नारंगी। तो ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे आते हैं। चमकीला नारंगी पे क्वेश्चन है, यूवी लाइट पे क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव पे क्वेश्चन है, किसके आधार पर अलग हो रहा है इस पे क्वेश्चन है, चिल्ड इथेनॉल पे क्वेश्चन है, ओआरआईसी क्या क्या काम है इस पे क्वेश्चन है। मतलब और इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा था कि ये कैसे, कौन पुनर्योगज है कौन पुनर्योगज नहीं है कैसे पता करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चीजों के आधार पर बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बढ़िया और टॉपिक आता है जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करना है भाई इसमें, पीसीआर क्या किया जाता है, याद रखना डीएनए का प्रवर्धन। याद रखना 2 चीजें होती हैं। प्रवर्धन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन 1 से 2 बनाने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन है, और लाखों करोड़ों की संख्या में बनाने की प्रक्रिया का नाम प्रवर्धन है, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इस एम्प्लीफिकेशन में 3 कार्यक्रम होते हैं, पहला निष्क्रियकरण डीनेचुरेशन, दूसरा तापानुशीलन, और तीसरा प्रसार। वन ऑफ बेस्ट टॉपिक, तीनों में से पीवाईक्यू से क्वेश्चन है कि इनका क्रम बताइए, क्रम बताइए, क्रम बताइए। तो पहला निष्क्रियकरण, दूसरा है तापानुशीलन, तीसरा है प्रसार।
डीनेचुरेशन जो है ऑलमोस्ट 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, तापानुशीलन 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, और प्रसार जो है सामान्य टेम्परेचर पे होता है, मतलब ये भी लगभग लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही लगभग ये भी होता है। अब जो ये 64 के आसपास है, सॉरी 64 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और ये 72 पे। चेंजेस ये दोनों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऊपर वाला 94 है। निष्क्रियकरण करने का मतलब डीएनए के दोनों सेगमेंट्स को अलग कर देना। उच्च ताप पर डीएनए धागों का अलग होना, मतलब पक्की बात है बच्चों की जब ऐसा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में ब्रेक हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, तापानुशीलन जो होता है, तापानुशीलन में प्राइमर्स का जुड़ना। यू ऑल नो कि व्हाट इज प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो एक ऐसा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का खंड है जो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नए नए न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तब जाके डीएनए बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक्सटेंशन, प्रसार, यहां पर एक विशेष एंजाइम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अब भी बहुत ज्यादा है, 72 डिग्री सेल्सियस में हमें ये काम करवाना है, तो हमें ये एंजाइम मिलता है टैग पॉलीमरेज से, और इससे प्राप्त करने वाले बैग जिससे मिलता है उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से हम ये चीज प्राप्त करते हैं, और थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम द्वारा नए नए धागों का संश्लेषण होता है। नए धागे मतलब नए डीएनए का संश्लेषण होता है। टैग पॉलीमरेज ही क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में, ये क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में सक्रिय होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये है पीसीआर। अगली कहानी आती है कि इसके अलावा एक टॉपिक और है जिस पे बढ़िया क्वेश्चन है, वो है बायोरिएक्टर। जनाब हमें अभिक्रिया जब करनी है तो हमें 100 से 1000 लीटर, इस लीटर पे भी सवाल है कितने लीटर, 100 से 1000 लीटर तक अगर कोई चीज हमें उत्पादन करनी है तो सबसे आम जो हम यूज करते हैं उसका नाम है स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर। स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर, सबसे बड़ा सवाल है कि भैया आपको बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं? सबसे सामान्य स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर। लास्ट पॉइंट आता है, अगर आप नीट के लिए विशेष एग्जाम हैक्स देखना चाहें कि कुछ बेहतरीन क्या हो सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। लाइटनिंग एंजाइम यानी डीएनए का लाइगेजिंग एंजाइम, सॉरी, जिसे अपन कहेंगे डीएनए लाइगेज, आणविक गोद भी कहते हैं, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ये लाइगेज एंजाइम है। एक और टॉपिक है जिसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है भाई। जब पूरा मटेरियल बन जाए तो देखना यार कि वो सही बना है कि नहीं बना है, थोड़ा काट छांट करना, तो उसमें थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर देना, शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। पृथक्करण और शुद्धिकरण, शब्दों को समझना, दो प्रक्रिया है, सेपरेशन और फिल्ट्रेशन। ये दोनों का नाम पे बहुत क्वेश्चन है कि सेपरेशन और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम इस काम को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है टीआई प्लाज्मिड, वन ऑफ फेवरेट टॉपिक। क्या है ये? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या है बच्चों ये? एक ऐसा प्लाज्मिड जो पहले पादपों में, खासकर तंबाकू अंबाकू के पादपों में जाता था, और जाने के बाद जो है ये उसके अंदर ट्यूमर फैला देता था। बोले अरे वाह, ट्यूमर फैला देता था। तो हम इसका क्या करते हैं? ये प्लाज्मिड पाया जाता था एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन का आदत ये था कि ये जाता था पादपों को बीमारी फैला देता था, ट्यूमर फैला देता था। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था। अब तुम जाते हो, जा ही रहे हो, तो एक काम करो, आज के बाद हम जो तुम्हारा ट्यूमर वाला डीएनए है उसको हटा देते हैं और अपना डीएनए डाल देंगे, और इस वजह से तुम अब हमारा डीएनए लेकर जाओगे और तुम वाहक की तरह इस्तेमाल हो जाओगे, ठीक है। तो ट्यूमर प्लाज्मिड जो है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशियंस जो है, ये बैक्टीरिया का नाम है। इससे प्राप्त पौधे हैं। जीन पहुंचाने के लिए प्राकृतिक इंजीनियरिंग वाला पॉइंट माना जाता है। मैं कई सालों तक मुझे इस पॉइंट पे समस्या था कि आखिर ट्यूमर फैलाने वाले को हम कैसे ले जा सकते हैं भाई। तो यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भैया कि मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन है, इसके पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड गोलाकार एक सिंगल स्टैंड का ये मटेरियल है, इसके पास एक डीएनए है। तो इस डीएनए को हम कहते थे टीडीएनए, ट्यूमर फैलाने वाला डीएनए। इसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशन, ठीक, बैक्टीरिया का नाम है। अब हमने क्या किया बच्चों? हमने क्या किया? हमने इसके ट्यूमर फैलाने वाले डीएनए को हटा दिया। हमने इसके ट्यूमर फैलाने वाले डीएनए को हटा करके, वो थोड़ा सा पार्ट था उसका, उसको हमने काटा और उसकी जगह हमने अपना डीएनए इंसर्ट करवा दिया। तो अब बताओ, ये ट्यूमर फैलाएगा? नहीं, ये अब वांछनीय जीन को लेकर जाएगा, वांछनीय जीन का वाहक है। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो वाहक है, बोलना हाँ भैया, प्लांट के लिए काम करता है, कल तक ट्यूमर फैलाता था, आज से हमारा मर्जी की चीज को फैलाता है। ऐसा ही एक चीज रेट्रोवायरस, ऐसी एक चीज जो है रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस जिसका नाम होता है पश्च विषाणु। ये जो है एनिमल्स के लिए,
ये एनिमल्स के लिए जो है हमारे पास एनिमल्स के लिए वाहक है। तो बच्चों ये रहा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। उन चीजों को मैंने आपसे ज्यादा आसान तरीके से बता दिया। पूरी चीज अगर आप पढ़ चुके हैं तो इतना और पढ़ लीजिए और इससे आपको एक बेसिक शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा। और मैं दावे से कहता हूं ये 20 मिनट आपको इस चैप्टर के कोर टॉपिक की तरफ में और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ में आपको फोकस करेगा। रिवीजन करिए, अगर आपको टॉपिक पता है नहीं पता फिर से रिवीजन करिए, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट मैंने लिख दिए, थोड़ा सा डिटेल बता दिया। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।